हाय एवरीवन, वेलकम टू सुपर एकेडमी। कल हमने एम लक्ष्मीकांत सर की बुक इंडियन पॉलिटी शुरू करी थी, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वो कंप्लीट हो गया था। और आज हम अपना सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे, इसका नाम है संविधान का निर्माण, संविधान सभा का निर्माण। जो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं उसका निर्माण कैसे हुआ, इस चैप्टर में ये हम कंप्लीट करेंगे। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, कुछ जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, कुछ टॉपिक से इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो चैप्टर है इससे सब एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इस वाले चैप्टर को हम देखेंगे, संविधान सभा की मांग। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने रखा था। तो 1934 में भारतीय संविधान सभा बनाई जाए, इसका विचार सबसे पहले किसने रखा? एम.एन. रॉय ने रखा 1934 में। एम.एन. रॉय वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता थे, कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक ऑफिशियली रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। सबसे पहले विचार 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय ने दिया, फिर 1935 में आधिकारिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। तो डेट्स याद करनी है। पहले विचार किसने दिया था? 1934 में एम.एन. रॉय ने, लेकिन जो ऑफिशियली मांग की गई 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने की। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। बाहरी हस्तक्षेप का मतलब है कि इसमें ब्रिटिश सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अब यहाँ 3 डेट्स हमें देखने को मिलती हैं, 1934, 1935 और 1938। 1934 में पहली बार विचार रखा गया कि संविधान सभा होनी चाहिए। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ऑफिशियली मांग की कि संविधान सभा का निर्माण किया जाए। और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार संविधान सभा की मांग की। किसके आधार पर? वयस्क मताधिकार के आधार पर। क्लियर? नेहरू की इस मांग को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया और इसे सन 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। तो अगस्त प्रस्ताव 1940 किसे कहते हैं? जिसमें संविधान सभा की जो मांग, गठन की मांग की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उसको 1940 में अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। इस प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग को स्वीकार किया था। अब चौथी डेट है हमारी, सन 1942 में ब्रिटिश सरकार के कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य एक स्वतंत्र भारतीय संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार की ओर से एक प्रारूप यानी ड्राफ्ट के साथ भारत आए। तो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, जिसे हम क्रिप्स मिशन के नाम से भी जानते हैं, वो भारत आए। प्रारूप के साथ भारत आए। इस संविधान के निर्माण के लिए इस संविधान को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो क्रिप्स मिशन में ड्राफ्ट लेके आए थे, वो संविधान के निर्माण का, उसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अपनाया जाना था। इस क्रिप्स प्रस्ताव को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार करने की वजह यह थी कि वो 2 राष्ट्रों का निर्माण चाहती थी, भारत और पाकिस्तान, और इस प्रस्ताव में उसका प्रावधान नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए, जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हो। मतलब मुस्लिम लीग ने प्रस्ताव मांग की कि हमें ऐसा प्रस्ताव चाहिए जिसमें 2 संविधान सभाओं की मांग हो, लेकिन क्रिप्स मिशन में ऐसी कोई प्रावधान नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने उसे अस्वीकार कर दिया। अनंततः ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में
एक कैबिनेट मिशन, इससे पहले क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, फिर 1946 में कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। इस मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को तो ठुकरा दिया, जो कि मुस्लिम लीग ने की थी कि 2 संविधान सभाओं की मांग। क्रिप्स मिशन को इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि 2 संविधान सभाओं की मांग नहीं थी। इसी जो कैबिनेट मिशन आया, इसने भी इसको ठुकरा दिया, लेकिन उसने ऐसी संविधान सभा के निर्माण की योजना सामने रखी जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। यानी 2 संविधान सभाओं की मांग तो क्रिप्स मिशन में भी नहीं मानी गई, लेकिन इसने ऐसी योजना सामने रखी जिस पे मुस्लिम लीग राजी हो गई। तो हमारा ये पहला पैराग्राफ, इसमें संविधान सभा की मांग किस तरह उठी, ये बात को क्लियर किया गया है। अब है संविधान सभा का गठन। जो संविधान हम आज देखते हैं, उस संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था? तो कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया या गठन हुआ। तो क्वेश्चन आपसे एग्जाम में इस तरह से पूछ सकता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव के द्वारा किया गया था, तो या किस मिशन के द्वारा किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। अब संविधान सभा का जो गठन किया गया कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा, उसमें क्या क्या विशेषताएं थी? तो उसकी विशेषताएं थी, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। उसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, जो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत आता था, उसकी 93 सीटें देसी रियासतों को दी गई, जो नवाबों के राजाओं के अधीन थी रियासतें, उन्हें देसी रियासतें कहा गया, को आवंटित की गई। ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों, मतलब जो 296 सीटें दी गई थी उसमें से 292 का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्तों के प्रांतों, प्रत्येक में से एक में से किया जाना था। हर प्रांत व देसी रियासत अथवा छोटे राज्यों के मामले में राज्यों के समूह को उनकी जनसंख्या के आधार पर, जो ये आवंटन किया गया था जनसंख्या के आधार पर किया गया था, जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। जो 389 सीटें होनी थी उनमें से जो 296 सीटें थी उनमें जो आवंटन किया गया देसी रियासतों का या प्रांतों का, उनमें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई। और इसमें कहा गया है, मोटे तौर पर कहा जाए तो प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक सीट आवंटित की गई। 296 सीटों पे चुनाव होने थे प्रांतों में, उसमें जनसंख्या के आधार पर सीटों को आवंटित किया गया। 10 लाख लोगों पर एक सीट दी गई। प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच में जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। जनसंख्या के अनुपात में हमें सीटें दी, उनको भी 3 समुदायों में आगे बांट दिया। 3 समुदाय कौन थे? मुस्लिम, सिख और सामान्य। 296 सीटें दी गई, उनको आगे बंटवारा किया गया जनसंख्या के अनुपात में। जनसंख्या को कैसे बांटा? 3 समूहों में बांटा, मुस्लिम, सिख और सामान्य। यानी मुस्लिम और सिख के अलावा जितने लोग थे उन सबको सामान्य में रखा गया। प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबलियों में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। ये जो मतदान किया जाएगा जिसकी हमने ऊपर बात की, वो कैसे किया जाएगा? एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व के तरीके से मतदान किया जाना था। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया जाना था। तो ये क्या पढ़ रहे हैं हम? जो संविधान सभा का निर्माण हुआ उसके लिए जो चुनाव किए जा रहे थे उनका पैटर्न बताया है। ठीक है, अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी, और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। आंशिक रूप से चुनी हुई, चुनाव हो रहे हैं तो आंशिक रूप से चुनी हुई, कुछ नामांकित भी थी। तो इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखना है, ना तो ये पूर्णतः
चुनी हुई थी और ना ही ये पूर्णतः नामांकित थी। ठीक है, तो आंशिक रूप से नामांकित थी और आंशिक रूप से चुनी हुई थी। कुछ चुने हुए सदस्य थे, कुछ नामांकित सदस्य थे। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। अब ये क्वेश्चन मेंशन करेंगे, पीछे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि सदस्यों का चयन, संविधान सभा के सदस्यों का चयन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया गया था, एक सीमित मताधिकार के आधार पर। तो ये क्वेश्चन पीछे चेक करेंगे, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो प्रांतियों का चुनाव हुआ था वो किसके द्वारा चुनी गई थी। तो एक बार जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित हेतु 296 सीटें हेतु, मतलब जो चुनाव हुए जुलाई अगस्त 1946 में हुए, इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह हो वे स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिली। ये वैसे एग्जाम के लिए इतना ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन जो छोटे एग्जाम्स होते हैं उनमें कभी कभार ये डेटा पूछ लेता है। हालांकि देशी रियासतों की आवंटित की गई 93 सीटें भर नहीं पाई क्योंकि उन्हें खुद को संविधान सभा से अलग रखा। अब हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था 1947 का जो स्वतंत्रता अधिनियम आया था, उसमें भी ये बात की गई थी कि देशी रियासतों को ये वो दी गई थी छूट कि या तो वो भारत के साथ शामिल हो जाएं या पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं या स्वतंत्र रहें। तो देशी रियासतों ने संविधान सभा से खुद को अलग रखा, इसलिए जो उनकी 93 सीटें थी वो लगभग खाली रहीं। यद्यपि संविधान सभा का चुनाव भारत के वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं हुआ, अभी बताया अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, विधान सभा द्वारा हुआ प्रांतीय। तथापि इसमें प्रत्येक समुदाय, संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ जैसे आज हम करते हैं, लेकिन उस टाइम पे भी इसमें प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व था, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, अंगल भारतीय, भारतीय ईसाई, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों को जगह मिली। मतलब वयस्क मताधिकार नहीं था, प्रत्यक्ष नहीं था, अप्रत्यक्ष होने के बाद भी सभी समुदायों को प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इसमें महिलाएं भी, जबकि उस टाइम पे महिलाओं को इतनी ज़्यादा स्वतंत्रता फ्रीडम नहीं थी, लेकिन इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया था। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, महात्मा गांधी के अपवाद को छोड़ दें तो सभा में उस समय भारत की सभी बड़ी हस्तियां शामिल थी। यानी कि महात्मा गांधी संविधान सभा के लिए जो समिति, संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था उसमें महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल थे नहीं थे, तो संविधान सभा में महात्मा गांधी शामिल नहीं थे। चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। संविधान सभा की कार्यप्रणाली, अब संविधान सभा का चुनाव हो गया, अब संविधान सभा काम करना शुरू करेगी, तो इसमें हम पढ़ेंगे संविधान सभा ने कैसे काम करना शुरू किया। तो संविधान सभा की पहली बैठक, जो भी काम पहले होता है या लास्ट होता है, समाप्त या पहला होता है, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो ये पीछे पूछा गया है प्रीवियस में डेट कि पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया क्योंकि वो पाकिस्तान की मांग कर रही थी किया, और अगर अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। इसलिए बैठकों में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया, क्योंकि 73 सीटें जीती थी मुस्लिम लीग, लेकिन मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया, तो 296 में से 73 हटा दिए, तो आधे तो इन्हीं के निकल गए।
विदेशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया। तो कितने सदस्य बचे? 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हम एग्जाम में कई बार ही पूछा गया है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उनको किस आधार पर बनाया गया था संविधान सभा का अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष? वरिष्ठता के आधार पर, वरिष्ठता के आधार पर। और ये परंपरा किस देश से ली गई थी? फ्रांस से। तो फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठतम सदस्य वरिष्ठता के आधार पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी, स्थायी नहीं है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, स्थायी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णमाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से संविधान सभा से कौन रिलेटेड है, यानी कौन संविधान सभा से रिलेटेड है, कौन नहीं है। तो कौन कौन है? सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उपाध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचार्य, ये उपाध्यक्ष थे, यानी एक अध्यक्ष और 2 उपाध्यक्ष। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, और आज जो हम अपनी प्रस्तावना देखते हैं प्रियम्बल, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। 13 दिसंबर 1946 को, डेट याद रखनी है, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक, किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कितने में? 13 दिसंबर 1946 में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जो जिसपे आज हमारी करंट में प्रियम्बल आधारित आगे जाके है और आगे जाके प्रियम्बल बनेगी, वो इसी उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसमें संवैधानिक संरचना, अच्छा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें ये उद्देश्य प्रस्ताव में क्या था? तो क्या था? संवैधानिक संरचना का ढांचा, कि हमारा जो संविधान बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। आज की हमारी प्रियम्बल है वो उसमें क्या है, हमारे संविधान के आदर्श रखे गए हैं। इसी तरह उद्देश्य प्रस्ताव में भी संविधान जो बनेगा उसका स्ट्रक्चर बताया गया था, ढांचा बताया गया था। तो क्या संवैधानिक संरचना के ढांचे और उसके दर्शन की झलक थी। दर्शन का मतलब हमारा संविधान कैसा बनेगा, उसमें न्याय होगा, स्वतंत्रता होगी और विधि के समान शासन होगा, तो आर्थिक राजनीतिक स्वतंत्रता मिलेगी। तो ये सब किस में बताया गया था? ये उद्देश्य प्रस्ताव में बताया गया था कि हमारा जो संविधान बन के तैयार होगा उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा कैसा होगा और उसका दर्शन कैसा होगा। यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट होगा गणराज्य, गणराज्य का मतलब है जिसका प्रधान निर्वाचित होता है। जैसे हमारे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, देश के प्रधान हैं तो निर्वाचित होते हैं। ब्रिटेन में ऐसा नहीं है, ब्रिटेन में जो उनका राष्ट्र का प्रधान होता है वो वंशानुगत होता है, उन्हें निर्वाचित नहीं होता। तो जहां देश का प्रधान निर्वाचित होता है वो गणराज्य होता है। तो भारत कैसा होगा? भारत को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित करती है। कौन घोषित करती है? उद्देश्य प्रस्ताव जो पेश किया था उन्होंने, उसमें संविधान को कैसा माना गया था कि वो स्वतंत्र होगा और गणराज्य घोषित किया गया। अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान सभा के निर्माण की घोषणा करती है। कौन घोषणा करती है? ये उद्देश्य प्रस्ताव। सेकंड पॉइंट है ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, जो ब्रिटिश के अधीन क्षेत्र हैं वो सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, भारत के बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र, ये 3 तरह के क्षेत्र इसमें बताए गए हैं। ठीक है, वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे भारत संघ का हिस्सा होंगे। भारत संघ का हिस्सा कौन कौन से होंगे? जो ब्रिटिश के क्षेत्र हैं, ब्रिटिश भारत के क्षेत्र हैं जिन पे ब्रिटेन का शासन था, और भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र, और इसके बाहर इस प्रकार के सभी क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहते हैं भारत संघ का हिस्सा होंगे। जब भारत यूनियन बनेगा तो उस सबका हिस्सा होंगे। ठीक है, उक्त वर्णित सभी क्षेत्र, उक्त वर्णित का मतलब जो ये ऊपर बताए गए हैं तीनों क्षेत्र,
उनकी सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। कितनी सीमा किसकी होगी, संविधान सभा द्वारा निर्धारित किया जाना था, क्योंकि उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यही थी, कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण यही कर रही थी, तो सीमाओं का निर्धारण भी संविधान सभा द्वारा ही किया जाएगा। इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियां उनमें निहित रहेंगी। इसको आगे एक्सप्लेन करती हूँ मैं। तथा प्रशासन के संचालन के लिए वे सभी शक्तियां केवल उनको छोड़कर, ये उनको भी एक्सप्लेन करूंगी, जो संघ में निहित होंगी इन राज्यों को प्राप्त होंगी। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब शक्तियों का बंटवारा हुआ था तो अवशिष्ट शक्तियां शुरुआत में वायसरॉय को दी गई। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियां, जब हमारे संविधान का निर्माण नहीं हुआ था, संविधान सभा जब बैठी थी, तो उन्होंने अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी। इसमें यही बात कही गई है कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य चाहें तो अपने पास रख सकते हैं। बाकी अब अवशिष्ट शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास। अवशिष्ट शक्तियां वो हैं जो राज्य सूची, संघ सूची और जो हमारी समवर्ती सूची है, उसके अलावा जो विषय बचते हैं वो अवशिष्ट शक्तियों में चले जाते हैं और उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियां एवं प्राधिकार उसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। पहले तो संप्रभु का मतलब होता है जब कोई देश अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र होता है, बाहरी शक्ति का उसमें हस्तक्षेप नहीं होता है। हमारी आंतरिक नीति हम अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं, हम अपनी बाह्य नीति अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं। आपने कई बार जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर एस जयशंकर को कई बार स्टेटमेंट उन्होंने दिया है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, सॉवरेन स्टेट है। हम अपनी जो राष्ट्रीय नीति है, विदेश नीति है, हम अपने राष्ट्र हित के अनुसार संचालित करते हैं। तो संप्रभु का मतलब क्या हो गया कि जब किसी देश की नीति उसके आंतरिक मामलों में और उसके बाह्य मामलों में किसी बाह्य हस्तक्षेप, बाहर वाले का हस्तक्षेप नहीं होगा, वो कहलाता है संप्रभु यानी सॉवरेन। सभी शक्तियां प्राधिकार उसके अभिन्न अंग के हैं और सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। आपने देखा है हमारी प्रेमबल स्टार्ट होती है हम भारत के लोग, तो वो क्या इंडिकेट करती है कि जो संविधान है वो अपनी शक्ति कहाँ से लेता है, भारतीय जनता से। यानी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है, भारतीय जनता। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता, सुरक्षा, अवसर की समानता, विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास जो हमारे प्रियम्बल में आज शामिल हैं, ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में लाए गए थे। इसको भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। तो ये सब उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान के ढांचे के लिए बातें कही गई थी कि हमारा संविधान ऐसा होगा। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी संविधान द्वारा। ठीक है। संघ की एकता, क्योंकि उस टाइम भारत पाकिस्तान विभाजन के दौर से गुजर रहा था, तो जितनी हमारी जो संविधान सभा थी उसका जो मेन फोकस था वो संघ की एकता और उसकी अखंडता पर था। तो इसीलिए इन चीज़ों को शामिल किया गया कि संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र, वायु क्षेत्र को सभी देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति, आज भी हमारा मोटिव यही है, विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये जितने भी प्रावधान हमने पढ़े ये उद्देश्य प्रस्ताव में दिए गए थे। ठीक है। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से, एक तो हमारी संविधान सभा की सबसे जो खूबसूरत बात यह है
थी कि इसमें जितने भी निर्णय लिए गए बहुमत से नहीं लिए गए, सर्वसम्मति से लिए गए। अगर किसी निर्णय पर कोई विपक्ष था, किसी को सहमति नहीं थी, तो उसको सहमति बनाई गई, उसके जो उसकी निर्णय है उसको सुना गया कि आपको क्या इससे प्रॉब्लम है, और उसको सॉल्व करके ही निर्णय लिया गया, या कोई भी जो इसमें क्लॉज जोड़े गए सर्वसम्मति से जोड़े गए। बहुमत से कोई भी निर्णय भारतीय संविधान सभा जो बनी थी पहले उसने नहीं लिए, तो सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया, और इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी प्रभावित किया, और इसके प्रवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बनी। जो आज हम संविधान की प्रस्तावना देखते हैं वो उद्देश्य प्रस्ताव का एक रूप है। तो ये आज उद्देश्य प्रस्ताव तक हमने कंप्लीट किया है। इससे आगे का जो हमारा चैप्टर है वो हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।